नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MHI09 का यूनिट नंबर 3। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव और नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में। ठीक है, कि मार्क्सिस्ट क्या क्या सोचते थे। मैं पार्ट 1 का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कंटेंट है ये इग्नो का है और इग्नो का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप इग्नो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास पहले से ही होगा, और अगर नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। ये वीडियो जो हम बनाते हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम कभी भी कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। हम सारा का सारा आपका, चाहे BA हो चाहे MA हो, हिस्ट्री सारा कवर करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है जितना जल्दी हो सके डिफरेंट टॉपिक्स कवर करें, इसलिए हम BA और MA दोनों पैरेलली वीडियोस बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो जो मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, लोग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे हिस्टोरियंस जिनका व्यू पॉइंट मार्क्सिस्ट के व्यू पॉइंट से मिलता जुलता था, उनकी बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने दोनों को क्रिटिसाइज किया, कॉलोनियल अप्रोच को भी क्रिटिसाइज किया और साथ में इन्होंने नेशनलिस्ट अप्रोच को भी क्रिटिसाइज किया। मार्क्सिस्ट लोगों ने नेशनल कॉलोनियलिस्ट को तो ये कह के क्रिटिसाइज किया कि तुम लोग डिस्क्रिमिनेटरी व्यू रखते हो इंडियन और इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में। और नेशनलिस्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि तुम्हें नेशनलिज्म के लिए अपना रूट्स एंशंट पास्ट में ढूंढना पड़ रहा है। जबकि उनका कहना था कि देखो, इकोनॉमिक फैक्टर्स और क्लास डिफरेंशिएशन अभी प्रेजेंट है, हमारे पास सामने ही दिख रहे हैं, तब भी तुम पीछे जाके ढूंढ रहे हो। अब इन्हीं में से एक बहुत ही माने हुए नेशनलिस्ट थे। हाँ, हालांकि लेकिन ये जो थे अपने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल और जो नेशनलिस्ट थे। आप जानते हो, नेशनलिस्ट का एक धड़ा ये मानता था कि हाँ, हमारा इंडिया एक नेशन नहीं है, अभी नेशन इन बिल्डिंग है। तो नेशनलिस्ट भी ये चीज़ को मानते थे कि हाँ, सॉरी, मार्क्सिस्ट भी ये चीज़ को मानते थे कि हाँ, इंडिया अभी नेशन नहीं है, अभी बन रहा है, और इसमें नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट थे, M.N. रॉय, 1920s में। तो वो अपनी बुक लिखते हैं इंडिया इन ट्रांजिशन 1922। ठीक है ना। तो उसमें वो बोलते हैं कि इंडिया जो है कैपिटलिज्म की गिरफ्त में जा रहा है पूरा का पूरा। और जो डोमिनेंट क्लास इंडिया में है वो अब फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, बल्कि बर्गुआइज क्लास है। बर्गुआइज मतलब पूंजीपति क्लास है। और ये जो बर्गुआइज क्लास है, ये चाहती है कि जो सिस्टम अभी है वो वैसा ही रहे। ठीक। फिर बाद में 25 साल बाद एक और मार्क्सिस्ट आते हैं, RP दत्त जी। वो अपनी बुक लिखते हैं इंडिया टुडे, ठीक, 1947 में। फिर वो कहते हैं कि देखो, जो नेशनल मूवमेंट था इंडिया का, वो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से ही शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे पहले कौन आए? इंडियन मिडिल क्लास ने इसका बैकग्राउंड शुरू किया। फिर बाद में कांग्रेस आती है। ठीक है। और कांग्रेस को उनका मानना था कहीं ना कहीं कि वो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस का गठन किया था, ताकि जो भी उनके खिलाफ प्लान बना रहा हो, कोई सीक्रेटली या कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना चाह रहे हो, अचानक ऑल ऑफ अ सडन को अंग्रेजों को कोई सरप्राइज ना दिखे। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सेफ्टी वॉल भी बोला जाता था। आप जानते होंगे, आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। तो कि वो अपना यहाँ पे गुस्सा निकाल सके, और हम अंग्रेजों का ये मानना था कि वो यहाँ पे आके अपने गुस्सा निकाल सके, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, मिडिल क्लास पढ़ी लिखी, और हम उनको थोड़ा मोड़ा कंसेशन दे करके और अपने तरफ मिला के रखे रहेंगे। और इस तरीके से नेशनल जो अपराइजिंग हो सकता है मूवमेंट का, वो कभी ना हो, जैसा फ्रेंच हुआ था। ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी थी। तो कहीं ना कहीं यहीं से RP दत्त जी की जो ये थ्योरी थी, इसी के बेस पे बाद में कांग्रेस को जो टाइटल मिला सेफ्टी वॉल्व का, वो आया होगा सामने। ठीक।
फिर वो फर्दर मार्क्सिस्ट क्लास एनालिसिस करते हैं, है ना, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। तो वो कहते हैं कि देखो, इनिशियल ईयर्स में तो क्या था कि इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ बड़े बड़े बर्गोइस क्लास को ही रिप्रेजेंट करता था, या फिर कुछ एक प्रोग्रेसिव लैंड ओनर्स को लेकर के, या इंडस्ट्रियल बर्गोइजेस को लेकर के, या टोटली इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स को लेकर के। लेकिन ठीक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले इसमें पेटी बर्गोइजेस भी आ जाते हैं, अर्बन पेटी बर्गोइज भी शामिल हो जाते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन मास जैसे फिजेंट्री, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास जो था, वो सब इसमें आ जाता है। ठीक। और ये गांधी जी की भी बहुत ही ज़्यादा आलोचना करते हैं अपने उसमें बातों में, और वो कहते हैं कि ये गांधी जी तो बर्गोइस क्लास के एक मस्कॉट थे, और उनका कहना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने इसीलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो जानते थे कि पब्लिक जो है बहुत ही ज़्यादा मिलिटेंट हो जाएगी, और वो एक थ्रेट बन जाएगा उन बर्गोइस क्लास के लिए जो कांग्रेस के अंदर भी हैं, कांग्रेस के बाहर भी हैं। ठीक है, उनका मानना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इन्होंने इसीलिए वापस ले लिया था। तो दत्त हमेशा कहते थे कि कांग्रेस जो है दोगला रवैया रहता है इसका, क्योंकि वो इंडियन बर्गोइस क्लास के साथ रहता है। वो एक तरफ तो क्या करता है कि उसका इम्पेरियलिज्म के साथ उनका क्या था, कांग्रेस का मतभेद था, है ना, विचारधारा में, और दूसरी तरफ वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं उनसे मिल जाते थे दबाने के लिए, क्योंकि मिलिटेंट करेक्टर सामने आ जाता था लोगों का। तो वो उससे भी डरते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हैम्पर करता बर्गोइस क्लास के इंटरेस्ट को। तो ये जो थ्योरी इन्होंने पुट फॉरवर्ड की, ये एक ना एक ट्रेंड सेटर बन गई मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में, है ना, अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक है। फिर बाद में आते हैं अगले साल एक और मिस्टर ए आर देसाई, 1948 में अपनी किताब लेके, जिसका नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और इन्होंने बताया कि जो इंडियन नेशनल नेशनल मूवमेंट है उसको 5 फेज में डेवलप हुआ। ठीक है। और हर फेज में क्या था, उसका अपना एक सोशल क्लास था जो उसको सपोर्ट करता था हर फेज को। ठीक। पहले फेज में वो कहते हैं कि देखो, जो पहला फेज में सपोर्टिंग क्लास था वो था कौन, इंटेलिजेंसिया, जो कि अभी इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से बाहर निकल के आए थे। तो वो लोग सपोर्ट करते थे इनिशियली नेशनल मूवमेंट को। इनमें किसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे राजा राम मोहन रॉय और जो उनके फॉलोअर्स थे, और वैसे ही जो भी सोशल क्रांति जिन्होंने शुरू की थी उस जमाने में। तो ये फेज टिल 1885 तक चला, जब तक नेशनल कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। फिर नया फेज आता है 1885 से 1905 तक, है ना, तो जिसमें कि कहते हैं कि बर्गोइस क्लास का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। और न्यू फेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो डिमांड करता है किसके बारे में, एजुकेटेड क्लासेस की डिमांड करता है। और क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए थे बीच में, है ना, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेटअप होने लगी थी, तो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ट्रेडर क्लास का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था ये, कहीं ना कहीं, सेकंड फेज। फिर थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज शुरू होता है कब से कब तक, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के 1980 तक, 1918 तक। और इसमें जो सोशल बेस था वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, इसमें लोअर मिडिल क्लास को भी ऐड कर देते हैं। फिर फोर्थ फेज आता है रॉलेट सत्याग्रह से लेकर के एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक, जिस जहाँ के सोशल बेस और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। इसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास, यहाँ तक कि मासेस को भी इनकम पास करता है। तो देसाई का ये मानना था कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये हमेशा एक कैपिटल जो कैपिटलिस्ट है, इंडियन कैपिटलिस्ट है, उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं ये, है ना। और 1918 से लेकर के जो भी डिसीजन लिया गया कांग्रेस का ना, चाहे उनका प्रोग्राम हो, पॉलिसी हो, स्ट्रेटजी हो, टैक्टिक हो, या फॉर्म ऑफ स्ट्रगल हो, ये सब में इंडियन इंडस्ट्रियल बॉर्गोइज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ तक कि गांधी जी के टाइम में भी इंडियन
उनका मानना था कि इंडियन इंडस्ट्रियल बोर्गोइजीज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर आप इसी टाइम में देखते हो 1920s और में कि एक तरफ लेफ्ट ग्रुप काफ़ी उठता उभर के सामने आता है और साथ में कॉम्युनल जो फोर्सेस थे वो भी उभरते हैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा। 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके बाद तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती है, आप जानते ही हो। खैर अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे और भी ज़्यादा। आपने पढ़ भी रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे अपने। फिर फिफ्थ फेज की बात करता है वो कि 1934 से लेकर 39 तक आता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे लोग गांधीयन आइडियोलॉजी से उब गए थे और वो अब कांग्रेस से भी उब गए थे, उसके नहीं साथ देना चाहते थे। तो एक चीज़ दिखती है कि हाँ कांग्रेस के बाहर भी मूवमेंट्स होता है, पीजेंट्स का, वर्कर्स का, डिप्रेस्ड क्लास का, है ना, लिंग्विस्टिक नेशनलिटीज का, एक अलग से उभर के आता है नेशनलिज्म का नया फोर्स, नया रूप दिखता है हमें। ठीक। तो ये था ए आर देसाई जी का व्यू कि 5 फेज में किस तरीके से वो इंडियन नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। फिर आपका तीसरा जो पढ़ना है आपको वो है बिपिन चंद्रा जी। ठीक। बिपिन चंद्रा जी शुरू में तो मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट अप्रोच देते हैं, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल न्यू अप्रोच दी, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट अप्रोच से मिल जाते हैं, है ना। पहले वो 1966 में एक किताब लिखते हैं, फिर 1988 में एक किताब लिखते हैं, स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। आप सबने शायद पढ़ी भी हो ग्रेजुएशन लेवल पे, और नहीं भी पढ़ी है तो जो लोग भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते जरूर हैं उस किताब को। तो दो हिस्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एक तो बिपिन चंद्र और दूसरा आ जाते हैं आपके सुमित सरकार मार्क्सिस्ट में। आपको पढ़ना भी चाहिए इन दोनों की किताब, काफ़ी अच्छी किताब है, हाईली रिकमेंड कि आप पढ़ो। तो हालांकि आप उसको सिंगल हैंडेडली मत पढ़ो, आप सिर्फ वही व्यू पॉइंट मत रखना जो उसमें दिया हुआ है, आपको दूसरे बुक्स भी पढ़नी चाहिए ताकि आपका व्यू पॉइंट ब्रॉडर हो सके। ठीक है। तो बिपिन चंद्र जी की बात करें तो बिपिन चंद्र जी ने 1966 में जो किताब लिखी थी उसका नाम था राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक। अब इसमें ये बताते हैं कि इसमें वो एम्फेसाइज करते हैं कि देखो जो रोल ऑफ आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और आइडियाज डायरेक्टली नहीं क्रिएट होते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन से, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। ठीक? उनका कहना था कि देखो कोई भी इंटेलेक्चुअल किसी भी सोसाइटी में अपना नैरो इंटरेस्ट नहीं रखता है, एक अपनी क्लास का जिसमें वो पैदा हुआ उस क्लास का इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं सोचता है वो। इंटेलेक्चुअल्स हमेशा कॉन्शियस लेवल पे सोचते हैं, उनका एक थॉट होता है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और ना ही वो कोई क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कोई भी अपना पर्सनल गेन नहीं करते हैं इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं आप कह सकते हो एक तरीके से। उनका ये भी मानना था कि जो इंडियन थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं 19th सेंचुरी के, तो वो भी एक तरीके से फिलोसोफर्स हैं, वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक, पार्टी के या क्लास के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो लोग। फिर विपिन चंद्र जी एक इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स का, ठीक, कि उनकी क्या सोचती है इकोनॉमिक्स के प्रति। तो वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों को बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों कैपिटलिस्ट थे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस भी धीरे धीरे क्या फेवर करने लग गई थी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को फेवर करने लग गई थी, क्योंकि उनको लगता था देखो यार देश में इतनी गरीबी है और इतना एग्रीकल्चर वगैरह पिछड़ चुका है और हमारा वैसा भी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी लोगों को, है ना। तो उनका मानना था कि यार बाहर से आए इससे बढ़िया यहीं पे इंडस्ट्रीज लगे तो हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और ऊपर से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और वैसे भी अंग्रेज कहीं ना कहीं आगे जाएंगे तो हमारे लोगों को ही फायदा होगा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी। तो इस तरीके से वो एनालिसिस करके
बिपिन चंद्रा कहते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट थे। तो वो अपना जो दत्त और देसाई जी की थ्योरी थी उससे बिल्कुल अलग अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। और अब जो न्यू हिस्टोरियोग्राफी उभर के आती है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वो बिपिन चंद्रा के पर्सपेक्टिव से उभर के आती है। ठीक है। हालांकि बिपिन चंद्रा जी आरपी दत्त जी से भी काफी हद तक इत्तेफाक भी रखते थे, और आरपी दत्त और देसाई दोनों से इत्तेफाक रखते थे कुछ एक मामलों में। जैसा कि वो फर्स्ट अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि जो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को पीसफुल और ब्लडलेस इसलिए रखा गया ताकि जो प्रॉपर्टीड क्लास थे लोग, है ना, जो बर्गोइज क्लास के लोग थे, तो इनका ऐसा मानना था कि कहीं उनको ही खतरा ना हो जाए अगर पीसफुल ना रहेगा ये स्ट्रगल। तो अगर जनता ज़्यादा उग्र हो जाए तो पता चला उन्हीं की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इसी नज़रिए से देखते थे नेशनलिस्ट। तो ये नज़रिया जो था दत्त और देसाई का भी था। फिर दूसरा वो कहते थे कि नेशनलिस्ट लीडर्स और इंडियन मासेस के बीच में हमेशा प्रॉब्लम रही। जो मॉडरेट्स थे उनका मानना था कि मासेस का कोई रोल ही नहीं है, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनको कभी मोबिलाइज ही नहीं कर पाए। और जब गांधी जी मोबिलाइज करते भी हैं तो वो उन्होंने क्या किया कि मोबिलाइज तो किया, लेकिन उनको ना तो डिसीजन मेकिंग बनाया, उनको कभी डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं दिया, है ना, और ना ही उनको टोटली पॉलिटिकली मोबिलाइज किया। उनको ना तो पॉलिटिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको राइट्स दिए गए। ठीक है। फिर तीसरा वो कहते हैं कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने क्या किया, एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया। कौन सी स्ट्रेटजी? प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर। अब वो स्ट्रेटजी क्या थी कि पहले गवर्नमेंट पे हम प्रेशर डालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उस प्रेशर से, प्रेशर कैसे डालेंगे, प्रेशर डालने का भी तरीका था। वो था आपका क्या कि एजिटेशन करना, पॉलिटिकल वर्क करना, मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल। फिर जब गवर्नमेंट झुक जाए, कुछ हमें कंसेशन दे दे, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, फिर कुछ टाइम तक रुकेंगे, फिर दोबारा एजिटेशन करेंगे, है ना। तो ये उनका जो तरीका था, और उनका मानना था कि इस ऐसे नॉन वायलेंट तरीके से हम धीरे धीरे कंसेशंस ले लेके एक ऐसा टाइम आएगा जब हम टोटली लिबरेट हो जाएंगे, ऐसा मानते थे नेशनलिस्ट। तो उनका ये मानना था बिपिन चंद्रा जी का कि ये तरीका था इनका कि एकदम रेवोल्यूशन से नहीं हम अचीव करेंगे, बल्कि एवोल्यूशन से अचीव करेंगे। तो बिपिन चंद्रा जी यही कहते हैं कि देखो, अगर मैं एनालिसिस करूं सोशल बेस का, आइडियोलॉजी का, स्ट्रेटजी का, तो पॉलिटिकल स्ट्रगल का एनालिसिस करें हम तो कांग्रेस क्या थी, एक बर्गुइज डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, ठीक, जिसमें कि रिप्रेजेंट करता था ऑल क्लासेस एंड सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी अंडर द, एक तरीके से आप हेगोमनी कह सकते हो इंडस्ट्रियल बर्गुइजेस की। और ये उसका करेक्टर हमेशा रहा इंसेप्शन से लेकर के 1947 तक, इवन ड्यूरिंग द गांधीन फेज। ठीक। लेकिन बाद में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने दोबारा से एक किताब लिखी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1988 में। वहाँ पे वो अपना व्यूज़ बदल देते हैं बिल्कुल, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी वैसी नहीं थी, बल्कि उसको दूसरे तरीके से आप देखो, उसको आप ग्रामेशन वार ऑफ पोजीशन की तरह से देखो। इसमें होता क्या था कि देखो, ये स्ट्रगल काफ़ी लंबी थी, है ना, तो आप एक ही बार में किसी से नहीं छीन सकते हो। तो आप क्या करते थे, थोड़ा सा मैदान में अड़ते थे, ठीक है, फिर अपनी पोजीशन होल्ड करते थे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते थे, फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले लड़ाइयाँ होती थी, है ना, थोड़ा सा लड़ाई हुई, आगे बढ़े आप, ठीक है, फिर वहाँ पर रुकते हो, फिर लड़ाई करते हो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हो। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वार ऑफ पोजीशन थी, ग्रामीशन वार ऑफ पोजीशन इसको कहते थे। तो इस तरीके से इसको देखना चाहिए हमें, ना कि प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर के तरीके से।
और बिपिन चंद्र जी फिर कहते हैं कि देखो मैं अब समझ सकता हूँ कि ये जो स्ट्रगल था वो नॉन वायलेंट तरीका उन्होंने क्यों अपनाया, क्योंकि नेशनलिस्ट ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ इम्पेरियलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि वो इंडिया को एज अ नेशन जोड़ भी रहे थे। ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रगल रखना चाहते थे, ताकि वो लोगों को दिखा सकें कि जो कॉलोनियल रूल है ये ना तो लोगों के लिए बेनिफिशियल है और ना ही ये इनविंसिबल है। ठीक है। उनका ये भी मकसद था लोगों का। और बाद में वो कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस देखो ऐसा नहीं था कि हाँ किसी एक क्लास का हेगेमनी था उसमें, बल्कि वो ऑल क्लास को रिप्रेजेंट करती थी और हर क्लास उसमें अचीव कर सकता था कुछ ना कुछ अपने लिए, और एक पार्टी नहीं बल्कि एक नेशनल मूवमेंट तक का दर्जा वो देते हैं फिर उसको। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बिपिन चंद्रा जी का बिल्कुल ही स्टैंड चेंज होता है और वो एक तरीके से नेशनलिस्ट अप्रोच की तरफ चले जाते हैं काफ़ी हद तक बाद में अपने कैरियर में। मार्क्सिस्ट से चेंज होकर वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। वैसा क्या रीज़न था, क्यों था, या फिर हो सकता है उन्होंने और ज़्यादा डीप रिसर्च की तो उनको लगा, और अपने इनिशियल कैरियर में जब उन्होंने लिखी थी किताब तो उनको वैसा लगता होगा, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ आपके विचार विद एज बदलते जाते हैं, या फिर विद प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, है ना। क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं उससे आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो ये हर जगह वैलिड है यार, आपकी लाइफ में भी वैलिड है। जब आपके सामने कुछ नई चीज़ें आती हैं तो फिर बाद में हमें लगता है अरे यार ये रिएक्शन हमने गलत दे दिया, है ना। आप मान लो किसी दिन अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर लो, फिर बाद में पता चला कि अरे यार ये वो बात थी नहीं, मैं गलत समझ गया, है ना। तो वैसी वाली बात है ये, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया आपका बाद में। फिर अगले जो हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच के बहुत ही बड़े लीडर, वो हैं सुमित सरकार जी। हम सुमित सरकार जी के बारे में पढ़ेंगे अब। तो एक सेकंड फ्रेंड, मैं जरा पानी पी लूँ। सुमित सरकार जी आते हैं। तो सुमित सरकार जी जो थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देसाई और उनकी दत्त देसाई जी दोनों के क्रिटिसाइज किया, और ये अपनी एक किताब लिखते हैं स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 टू 1908। किताब कब लिखते हैं? 1973 में। तो इनका कहना था कि देखो मॉडरेट फेज जो था वो बर्गवाइज, बिग बर्गवाइज द्वारा डोमिनेटेड था, और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था वो अर्बन पैटी बर्गवाइज द्वारा था डोमिनेटेड। बट ये कहते हैं कि देखो कितना क्लास डिफरेंशिएशन था ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ लीडरशिप लेवल पे ऐसा कुछ था नहीं। ठीक। और फिर ये एग्जांपल लेते हैं किसका, ग्रामेशन का ही। जैसे वो वहाँ ग्रामेश बिपिन चंद्र भी ग्रामेशन वार ऑफ पोजीशन लेते हैं, तो ये भी ग्रामेशन का ही एक थ्योरी लेते हैं दूसरी। ग्रामेशन कौन थे? एंटोनियो ग्रामेशी। ये एक फेमस इटालियन मार्क्सिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि इंटेलेक्चुअल दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और उनका डायरेक्ट लिंक होता है उन लोगों से जिनको वो लीड कर रहे हो। ठीक। और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनका ना तो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस से लेना देना होता है ना लोगों से होता है। हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, एक पर्टिकुलर क्लास को लीडर बनते हैं आइडियोलॉजिकली, लीडरशिप एज्यूम करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करके उस क्लास की। ठीक है। तो इनका मानना था कि जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ उसके लीडर्स जो थे वो क्या थे, एक ट्रेडिशनल लर्न क्लास थे, और उनका कॉमर्स और इंडस्ट्री से कोई लेना देना
था नहीं 1850 के बाद। और उनको हम मान सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसिया थे ग्रामेशन सेंस में देखें तो। और वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, ठीक। और ये इस तरीके से वो बिपिन चंद्र के काफ़ी क्लोज आते हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी, रोल ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडरशिप। तो सुमित सरकार और बिपिन चंद्रा की ये चीज़ सेम है कि वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं मानता हूँ कि हाँ, नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो डायरेक्टली बर्गुइस क्लास से कहीं डायरेक्टली लिंक नहीं थे, लेकिन वो हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता दिखाया बर्गुइस इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का कंट्री में। एक उनका भी योगदान था, उनका भी मानना था ऐसा। क्योंकि देखो, हम बिपिन चंद्र जी का जब पढ़ रहे थे तो वहाँ देखा हमने कि हाँ, नेशनलिस्ट लीडर्स ऐसा मानते थे कि हाँ, हमारे देश में काफ़ी गरीबी है, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी, है ना, महंगाई भी कम होगी। फिर वो बाद में एनालिसिस करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, गांधी इरविन पैक्ट वगैरह का। तो उनका ऐसा मानना था कि देखो, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कहीं ना कहीं जो इनिशिएशन हुआ और उसका कल्मिनेशन हुआ, है ना, ये दोनों में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल बर्गर्स का हाथ था। उन्होंने ही गाइड किया कांग्रेस को कि हाँ, इसको इनिशिएट करो या कॉल ऑफ करो, दोनों चीज में, ठीक। और गांधी जी की ये भी आलोचना करते हैं, ये यहाँ तक बोल देते हैं कि वो कैपिटलिस्ट के हाथ की पपेट थे। और उनका कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस ऑफ एम्स था इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं गांधी जी की आलोचना करते हैं। ज़्यादा हालांकि दे नहीं रखा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम भी इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, कई लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे तो पॉलिटिकली बायस हो सकते हैं। तो इस बारे में जितना आपकी किताब में दिया हुआ मैं उतना ही मेंशन करूंगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सुमित सर की किताब पढ़ सकते हो, है ना। तो ये था फ्रेंड आपके पूरा चैप्टर इस बारे में। और मेन क्वेश्चन जो आपको आता है वो आप देखो, यही रहेगा, ज़्यादातर एग्जाम में आपका यही आता है कि इन व्हाट वेज द व्यूज ऑफ बिपिन चंद्र एंड सुमित सरकार आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आरपी दत्त एंड ए आर देसाई। तो मेन डिफरेंस तो आइडियोलॉजी का था, है ना। बिपिन चंद्र और सुमित सरकार आइडियोलॉजी मानते थे कि आइडियोलॉजी बेस्ड थे नेशनलिस्ट, और आरपी दत्त और ए आर देसाई मान डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी कांग्रेस को, कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज रही है ना। हमने पूरा डिटेल में आप पढ़ा है। एंड व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और इंडियन नेशनलिज्म, आप आराम से आप लिख सकते हो। तो पूरा चैप्टर मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आराम से एक दो बार सुन लो, आप बड़े अच्छे से एग्जाम में लिख के आ पाओगे। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पूरा कोशिश की है कि समराइज़ करके आपको बता सकूँ। तो अगर आप एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हो तो आपके पास टाइम वैसे ही कम है, आप आराम से इसको देखो और कॉन्फिडेंटली जाके एग्ज़ाम दे के आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।